अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज नगर निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण घोषित कर दिया गया। देहरादून नगर निगम सीट पर मेयर का पद सामान्य घोषित किया गया है। हरिद्वार सीट ओबीसी महिला और हल्द्वानी सीट ओबीसी घोषित की गई है। वहीं ऋषिकेश नगर निगम को एससी के लिए रिजर्व घोषित किया गया। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और साथ ही रुड़की नगर निगम में महिला सीट घोषित की गई है, जबकि कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर और साथ ही काशीपुर को सामान्य सीट घोषित किया गया। 11 नगर निगमों के साथ ही राज्य की 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत सीटों के लिए भी आरक्षण घोषित किया गया है। नगर पालिकाओं की बात करें तो विकास नगर में एससी सीट, मसूरी में ओबीसी महिला, डोईवाला सामान्य, जबकि उत्तरकाशी महिला सीट आरक्षित हुई है। चमोली, गोपेश्वर सीट सामान्य है तो जोशीमठ में महिला आरक्षण है। टिहरी सीट सामान्य सीट है। देवप्रयाग में महिला सुरक्षित है और वहीं रुद्रप्रयाग भी सामान्य है, जबकि पौड़ी में महिला आरक्षण और पिथौरागढ़ की धारचूला, डीडी हाट, गंगोली हाट सीट सामान्य सीट है। टनकपुर में ओबीसी तो वहीं चंपावत में महिला और लोहाघाट सीट सामान्य है। रानीखेत सीट भी सामान्य है, जबकि बागेश्वर एससी के लिए आरक्षित की गई है। वहीं नैनीताल सीट एससी आरक्षित है तो रामनगर सामान्य है, जबकि भवाली सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है। गदरपुर में महिला सीट तो वहीं जसपुर, बाजपुर और सितारगंज सीट ओबीसी के लिए रिजर्व रखी गई और खटीमा नगर पालिका सीट सामान्य सीट रखी गई है और इसी तरह से 40 नगर पंचायतों के लिए आरक्षण घोषित कर दिया गया। निकाय चुनाव का आरक्षण जारी होने के बाद ही दिल्ली के उत्तराखंड सदन में प्रदेश बीजेपी की बैठक हुई। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में यह बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन मंत्री अजय कुमार के साथ ही अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे और निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर बातचीत हुई। लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद भी इस मीटिंग में मौजूद रहे और हाई लेवल मीटिंग में निकाय चुनाव में जीत की प्लानिंग की गई और तय किया गया कि सभी नगर निगम और ज्यादा से ज्यादा बाकी निकायों में जीत दर्ज की जाए। उत्तराखंड के पंचायतों में प्रशासकों का मुद्दा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी और तब तय होगा कि प्रशासक बनाए गए जनप्रतिनिधि कुर्सी पर रहेंगे या फिर नहीं। वहीं पंचायतों पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की पंचायतों पर इन दिनों जमकर पंचायत हो रही है। पहले 5 साल पूरे कर चुके जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाया गया। अब वही फैसला ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में भी लागू हो चुका है। अगले आदेशों तक सभी जनप्रतिनिधि प्रशासक बने रहेंगे। लेकिन क्या पंचायती राज विभाग का फैसला हाई कोर्ट में टिक पाएगा, ये 17 दिसंबर को तय होगा। दरअसल अब तक के जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत फैसले को गलत बताया गया है। हाई कोर्ट गए पक्ष का अपना तर्क है, जबकि प्रशासक बनाए गए प्रतिनिधियों को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। प्रशासक नियुक्त किए गए हैं जिला पंचायतों में, उस मामले को चुनौती दी गई थी क्योंकि राज्य सरकार ने 2011 में हाई कोर्ट को एक अंडरटेकिंग दी थी कि भविष्य में कभी भी बल्क में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। कभी अपवाद स्वरूप ही कोई परिस्थिति आने पे एडमिनिस्ट्रेटर अगर अपॉइंट करना पड़े तभी करेंगे। तो उस अंडरटेकिंग का भी उल्लंघन हो रहा है और साथ ही संविधान के आर्टिकल 243E के जो मूल भावना है उसके विरुद्ध ये डिले और जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो पॉलिटिकल पर्संस को अपॉइंट किया गया है। पंचायती राज एक्ट की व्यवस्थाओं के अनुरूप और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सरकार के द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है। क्योंकि अब मामला न्यायालय में है तो इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ और न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। सरकार ने जिला पंचायत, ब्लॉक और गांव में प्रशासक बनाने का काम पंचायती राज एक्ट के तहत किया। ऐसे में पहली बार लिया गया यह फैसला हाई कोर्ट में टिकेगा या नहीं, नजर इस पर है। वहीं पंचायतों की पॉलिटिक्स पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। और ये मामला माननीय हाई कोर्ट में है और 17 तारीख को
माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन आएगा और जो भी हाईकोर्ट का निर्णय होगा उसी के निमित्त सरकार निर्णय लेगी। और विशेषकर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस तरह से जो प्रशासक नियुक्ति का मामला है, ये किसी जीवो के तहत और किसी नियम के तहत और जो पंचायती राज एक्ट है उसमें संशोधन के तहत ही किया गया, ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाईकोर्ट में मामला आया है, सामने आया है, जो लोगों ने वहां पर याचिका दायर की है, तो निश्चित रूप से ये होना ही होना था और इसमें हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट कोई सकारात्मक निर्णय लेगा और सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति के, पंचायत राज एक्ट भी कहता है प्रशासकों को नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आप जानबूझकर चुनाव टालना चाहते हैं, बार बार चुनाव टाल रहे हैं। आपने नगर निकाय में भी यही किया, कोऑपरेटिव में यही किया, अब आप पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहली बार पंचायतों में जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया गया है, पर पहली बार किया गया प्रयोग सही है या गलत, ये बात अब हाईकोर्ट तय करेगा और उसी फैसले से प्रशासकों का भविष्य तय होगा। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इस बार दिल्ली दौरे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने महासचिव प्रियंका गांधी के सी वेणुगोपाल और साथ ही प्रभारी शैलजा से मुलाकात की और दिल्ली से लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से सवाल पूछा गया कि क्या मुलाकात का मकसद खुद की कुर्सी मजबूत करना है। इस पर करण माहरा ने कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी जो तय करेगी वो फैसला मंजूर होगा। करण माहरा ने कहा कि उनकी कोशिश कुर्सी मजबूत करने की नहीं, कांग्रेस को मजबूत करने की है। कुर्सी मेरी मजबूती है। देखिए, हम लोग सिपाही होते हैं, हम लोग को जहां बैठाया जाएगा, आज मैं इधर हूं, कल उधर हो सकता हूं, उधर हूं, इधर हो सकता हूं, तो ये कुर्सी को मजबूत करने की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस को मजबूत करने की लड़ाई। साल 2017 में पूर्व सीएम हरीश रावत को चुनाव हराने वाले स्वामी यतीश्वरानंद ने बड़ा दावा किया है। यतीश्वरानंद ने कहा है कि 2027 में बीजेपी तीसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि अपने एक बयान में पूर्व सीएम हरीश रावत ने मोदी, योगी और धामी को लेकर दिल की बात कह चुके हैं। और वास्तव में कांग्रेस का तो सुपड़ा समाप्त हो चुका है। पूरे देश से और उत्तराखंड से जो हमारी तीसरी बार जो गवर्नमेंट बनेगी उत्तराखंड के अंदर, वो भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और लोगों की मंशा है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA में आज पासिंग आउट परेड सेरेमनी हुई। इसी के साथ ही 456 कैडेट्स सेना में अफसर बन गए हैं। ये मौका बेहद ही खास रहा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसी के साथ 456 जाबाज भारतीय सेना में अफसर बन गए। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड का समारोह हुआ। अफसर बनने की खुशी क्या होती है, वो इनके चेहरे पर साफ चमक रही थी। देश सेवा का जज्बा दिल में लिए जब ये सभी पासिंग आउट परेड सेरेमनी में शामिल हुए तो इनका जोश देखने लायक था। सभी कैंडिडेट्स के अभिभावक भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए भारतीय सैन्य अकादमी में मौजूद रहे। सभी के लिए ये गर्व से भर देने वाला पल था। 456 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। इनके अलावा मित्र राष्ट्रों के 35 कैंडिडेट्स भी पास आउट हुए। काफी प्राउड फील होता है। 4 साल से इस दिन के लिए वेट किया था, तो आज जब ये मुकाम हासिल किया तो काफी अच्छा फील हो रहा है। तो क्या फैमिली में कोई आर्मी में पहले भी है या कैसे आर्मी में? नहीं सर, मैं पहला बंदा हूँ जो आर्मी में हूँ अफसर, और इंस्पिरेशन तो पहले से ही थी, बचपन से ही थी। ये यूनिफॉर्म को देख के मूवीज में, तो वहीं से मेरा मोटिवेशन था। तो मैं बचपन में डिसाइड कर लिया था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। मुझसे ज्यादा प्राउड मुझे प्राउड मम्मी पापा के साथ में मेरे सितारे लगाते हुए लग रहा है, और इससे बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में अभी तक हुआ नहीं है। आई थिंक ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरी लाइफ का अभी तक का।
परेड के दौरान देश के भावी अफसरों ने कदम से कदम मिलाए तो उनके देश के लिए जुनून और समर्पण का भाव भी झलक गया। पासिंग आउट परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी की रस्म हुई। It's a good pleasure when you get work so hard for the 3 years, and after getting selected in the Nepali Military Academy and coming here in the Indian Military Academy, it's a matter of pride for me, my parents, and everybody who are involved in this, including all the instructors. So it's a good feeling actually. Being an officer, it was always my dream to serve the country, and whatever I am today right now is solely because of my country, my parents, and my king. ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर पर हुई परेड की सलामी नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल ने ली। इसके साथ ही भारतीय सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 66,119 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया। कैंडिडेट 3 सालों की बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद कमीशन पाते हैं। IMA परेड न केवल युवा अधिकारियों की कठिन परिश्रम का फल है, बल्कि यह एक दृढ़ संकल्प और भारतीय सेना का भी एक प्रतीक है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ मैं सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज़ 18 IMA देहरादून। आइए, पासिंग आउट परेड में कैडेट्स के साथ ही उनके परिवार भी मौजूद रहे और परिवार वालों ने ही अफसर बने कैडेट्स के कंधों पर स्टार लगाए। इस दौरान नए सैन्य अधिकारियों के परिजन खासे खुश नजर आए। थोड़ा वो करते हुए ऐसा थोड़ा हल्का। बहुत खुश है, बहुत गर्व है मुझे कि इसने ये प्रोफेशन चुना। बहुत गर्व फील कर रही हूँ मैंने इसे एक मतलब पेम्पर्ड चाइल्ड से एक इतना हार्ड वर्किंग आर्मी ऑफिसर बनते हुए इसकी जर्नी देखी है। बहुत टफ जर्नी है, 4 साल की, 3 साल का NDA, 1 साल का IMA का। पर जिस तरह से इसने करी, जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ इसने करा, मुझे बहुत गर्व फील होता है। बहुत प्राउड हूँ मैं आज। बहुत प्राउड का मोमेंट है मेरे लिए, इस बच्चे की मेहनत के लिए आज वो फल मुझे हम सभी को मिला हुआ है, तो बहुत खुशी का पर्व है हमारे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा के लिए इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP के जवानों की तैनाती कर दी गई है। दोनों धामों में ITBP की एक प्लाटून तैनात हुई है। इसके साथ ही पुलिस और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी भी शीतकाल में मंदिर की सुरक्षा देखेंगे। अब 6 महीनों तक दोनों धामों की सुरक्षा ITBP के जवानों के हाथ में रहेगी। 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाई गई थी, जिसके बाद में केदारनाथ धाम की सुरक्षा में ITBP के जवानों को तैनात किया गया। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी मंदिर की सुरक्षा ITBP के जवानों के हाथ में होती है। दोनों धामों में शीतकाल के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी होती है। इस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं होता। मंदिर में सुरक्षा के साथ साथ सामान की सुरक्षा के लिए ITBP जवान तैनात रहते हैं। हल्द्वानी में ट्रक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल लगातार 6ठे दिन भी जारी रही। शनिवार को अपनी मांगों को लेकर बुद्ध पार्क में धरना दे रहे ट्रक वालों का समर्थन करने हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश भी पहुंचे और उन्होंने ट्रक वालों की मांग को जायज करार दिया और सरकार से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ये ट्रांसपोर्टर पुलिस और RTO की अवैध उगाही से परेशान है। इनका आरोप है कि पुलिस और RTO जगह जगह पर चेकिंग के नाम पर ट्रांसपोर्टर्स को परेशान कर रहे हैं और ओवरलोडिंग के नाम पर बेवजह उनके चालान काटे जा रहे हैं, जिससे नाराज ट्रांसपोर्टर ने कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में सामान की सप्लाई ठप कर दी और ट्रांसपोर्टर की ज्यादातर गाड़ियां हल्द्वानी मंडी या फिर ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ से अगर एक गाड़ी पिथौरागढ़ तक जा रही है 10 जगह पुलिस वाले गाड़ी को रोकते हैं, फिर आपको पता ही है कैसे गाड़ी पास होगी। तो इसका परिवहन निगम इसकी जिम्मेदारी ले इन गाड़ियों की चेकिंग के लिए। वो तो ये कह रहे हैं कि जो प्रदेश में कानून स्थापित है उसको लागू करा जाए। ये अवैध वसूली से सबसे ज्यादा वो परेशान है।
हरिद्वार से खबर है, जहां पर पैसेंजर ट्रेन में हुई लूट के मामले में जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई की है। जीआरपी ने लूट के 5 आरोपियों को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर दिया। इनकी निशानदेही पर लूट का माल भी बरामद किया गया। मोतीचूर रेलवे स्टेशन से लूट का माल पकड़ा गया। शुक्रवार को ऋषिकेश हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन में कई लोगों से लूटपाट की गई थी। बदमाशों ने ऋषिकेश हरिद्वार पैसेंजर में चढ़कर यात्रियों से कैश और मोबाइल फोन भी लूटे थे। 5 आदमी चढ़े, इन्होंने मुझे लूटा और मेरे से पैसे भी निकाल लिए, मेरे पर्स में निकाल लिया और मेरा फ़ोन लेके भी चले गए। और मेरे बैंक से इन्होंने मुझे तमच्चा दिखा के मेरे बैंक से इन्होंने 1000 रुपये भी ले लिए। हम गोली मार जान से मार लेंगे। तो गाज़ियाबाद में इनकी हुलिया के हमें मैच हो गई और वहाँ पे जो हमारी टीम गठित की उनको वहाँ पे पकड़ा। ये 5 लोग थे और 5 लोगों को गाज़ियाबाद से हमने पकड़ के यहाँ लाए पूछताछ के लिए। उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इकबाल जुर्म किया, सारी इन्फॉर्मेशन दी और साथ ही इन्होंने हमें माल भी रिकवर करवाया है मोतीचूर में आके। सरकार ने रोजगार के लिए युवाओं को बाइक टैक्सी से जोड़ जरूर दिया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से अब नैनीताल की सड़कों पर इन टैक्सी बाइक की बाढ़ आ गई है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल के चौक चौराहों पर टैक्सी बाइकों का आतंक इस कदर है कि पूरे शहर के लोग परेशान हैं। नो पार्किंग जोन से लेकर 1 में इन बाइकों का रेला लगा रहता है। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि 88 लाइसेंस होने के बाद शहर में 2500 से ज्यादा गाड़ियां दौड़ रही हैं, जिससे भारी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। इसी के लिए सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कौन से लोग इसमें रोजगार कर रहे हैं और किनका बिजनेस है, जिससे हमारे नैनीताल की जो ट्रैफिक व्यवस्था जो चरमरा गई है उस पर व्यवस्था बनाई जाए। इनको हम अलग से आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे इनकी पहचान हो सके, कलर कोडिंग करेंगे। 2017 के बाद नैनीताल शहर में इन टैक्सी गाड़ियों को हाईकोर्ट ने बैन कर दिया था, जिसके बाद बाइक टैक्सी के लाइसेंस जारी किए गए। लेकिन नौकरी पेशा लोगों ने खुद को बेरोजगार बताकर बाइकें किराए पर देने का कारोबार शुरू कर दिया, जिसके बाद शहर में बाइक टैक्सी की मानो बाढ़ सी आ गई। यहाँ पे होटल हैं, कई लोग बाहर के लोग हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं। आपका कोई भी काम करता है तो उन्होंने भी अपना 2-3 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो उनकी वजह से अचानक ये जो है गाड़ियों की तादाद नैनीताल में इतनी बढ़ गई, जबकि 2 या 3 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। यहाँ पे ठीक ठाक काम चल रहा था बिल्कुल। अचानक इस साल जो है बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई। शहर में बाइक टैक्सी की बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन अब वेरिफिकेशन की बात कर रहा है, ताकि ये सामने आ सके कि शहर में कितनी बाइक टैक्सियां नियम के खिलाफ चल रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। जाहिर किया और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश देश में हिंदुओं की रक्षा की अपील की और पूरे मामले में दखल देने को भी कहा। विकासनगर में ट्रक यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू करते हुए ओवरलोड गाड़ियों को रोककर आरटीओ के हवाले कर दिया। ये ट्रक चकराता, उत्तरकाशी, मोरी, पुरोला और देहरादून की तरफ से आ रहे थे और विकासनगर के बाड़वाला में मोर्चा संभाले हुए ट्रक यूनियन के सदस्यों ने इन्हें रोक लिया और परिवहन विभाग को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद में परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदेश भर में ट्रक यूनियन हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल वो 3 गाड़ियाँ लेके गए हैं। हमारे पास लगभग 15-16 गाड़ी ओवरलोडिंग वाली खड़ी है। जो काम पुलिस प्रशासन या आरटीओ को करना चाहिए, वो आज हमें ट्रांसपोर्टरों को रोड पे आके खुद करना पड़ रहा है। ओवरलोडिंग पूर्ण तरह से बंद नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। साहब ने ले गए हैं, गाड़ी ले गए हैं, जो ओवरलोडिंग गाड़ियाँ उनके चलान कराए जाएंगे, बाकायदा उनको हिदायत दी जाएगी कि आगे से अंडरलोड आए अगर चलना है। यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।